साथियों, अब चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। वो है राज्यों का गठन। ये भी एक अहम बिंदु है इस अध्याय का, और शुरुआती लाइन तो और भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी बुक्स में तो देखने को भी नहीं मिलता। ये एनसीईआरटी में ही है। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी, 1920s की बात हो रही है, असहयोग आंदोलन के आसपास की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। एक ऐसा संगठन जिससे पूरा भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, हर राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, हर भाषा के लोग जुड़े हुए हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूर हों, किसान हो, महाराष्ट्र और गुजरात में मिल मजदूर हों, कानपुर के मिल मजदूर हों, या फिर बंगाल के मजदूर हों, बागान में काम करने वाले मजदूर हों, और जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में गए हैं या सेना के रूप में भर्ती हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। और ये कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है। जब भी वो लोग अपनापन कांग्रेस के प्रति और देश के प्रति रख पाएंगे तो बड़ी स्टेटमेंट है। दोबारा से ध्यान दें, 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग अलग प्रांत होगा। बड़े। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब भाई, जब देश आज़ाद हो रहा है तो उस समय इससे बड़े विषय थे। 1947 तक, 1947 से 1950 तक बड़े विषय थे। क्या है? एक नया और अखंडित राष्ट्र, संविधान की रचना हो रही है, चुनाव कराने हैं, ऐसे विषय आ गए। तो ऐसे में ये विषय वहाँ नहीं था, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसीलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। यानी कि अभी तो धर्म के आधार पर और फिर भाषा के आधार पर विभाजन, क्या हमारा देश सक्षम है इस बात को स्वीकार करने के लिए? बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, यहाँ ध्यान रखेंगे, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी ये पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर, और ये वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोनों ही इस बात पर सहमत नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, अलग अलग चीज़ों को, विषयों को लेकर मांग कर रही हैं। अभी देश नया नया बना ही है, नवजात है। एक नवजात शिशु की भांति एक शिशु को क्या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए।
राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है। अभी जरूरी क्या है कि राष्ट्र को खड़ा करना है, मजबूत राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है, और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। ये पूरी स्टेटमेंट सीटेट में ऐसे चिपका दी जाए और पूछ लिया जाए किसने कहा है, पढ़ते समय दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन किताब में साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये पटेल जी का वक्तव्य है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसीलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। देखो, वादा 1920 का, कांग्रेस ने ये वादा कब किया? 1920 के आसपास, और हम आ गए हैं 1947 पे, लगभग 50 पे, 30 साल बाद। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। भाई, जब गांधी जी को हमने असहयोग आंदोलन को पढ़ा तो आपने देखा कि भाई किसान हो, मजदूर हो, बागान में काम करने वाले हो, मिल में काम करने वाले हो, वनवासी लोग हों, आदिवासी लोग हों, सबने अपने अपने विषय को उनसे जोड़ लिया। तो यहाँ भी हर भाषाई क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी भाषा को जोड़ रखा है। वो इस आशा में है कि हमारा कन्नड़ राष्ट्र बनेगा, हमारा कन्नड़ राज्य बनेगा, हमारा गुजरात राज्य बनेगा गुजराती का, मराठी का मराठा राज्य बनेगा, पंजाब का पंजाबी राज्य, मलयालम का मलयालमी राज्य। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ध्यान रखिए, पहले आम चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। किस विषय पर? हमें आंध्र चाहिए, आंध्र प्रदेश का बाद में जाकर दोबारा से विभाजन हो गया। हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनकी तस्वीर यहाँ किताब में दी गई है। गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे, जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। अट्ठावन दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी थी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। ये क्वेश्चन अनेकों बार भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कौन सा राज्य है, अनेकों बार परीक्षाओं में आ चुका है। अब तो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, स्टेटमेंट में आएंगे या फिर कहीं दिख भी जाते हैं, लेकिन हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई राज्य भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अब कमीशन बना दिया गया। कमीशन या कमेटी अंग्रेजों का भी एक तरीका था, कोई समस्या आई तो उस पे विशेषज्ञों द्वारा कुछ लोगों का कमीशन बना दिया जाता था। तो राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर या उस क्षेत्रीय सुविधा के आधार पर किस आधार पर होना चाहिए,
या कितने राज्य होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा या कितने कम होने चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया। और 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। साफ है, आयोग की रिकमेंडेशन, आयोग ने जो सुझाव दिया वहाँ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाषाओं का जिक्र है। और फिर से जिलों की सीमाओं और प्रांतों की सीमाओं को फिर से पुनः गठित किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया 1960 में। और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों जिनमें ज़्यादातर सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी और या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। तो ये 3-4 स्टेटमेंट यहाँ बन जाते हैं 1960 में बंबई प्रांत और 1966 में पंजाब। इसे आप याद रखेंगे। और साथ में यहाँ जो आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने जो सिफारिश की है कि भाषाओं के आधार पर फिर से राज्य, प्रांतों और जिलों की सीमा का सीमांकन किया जाए। और इसमें 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतों का एक मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें रियासतें दिखाई गई हैं, आप देखेंगे लगभग आधे भाग पर रियासतें नज़र आ रही हैं और आधे भाग पर ब्रिटिश भारत नज़र आ रहा है, ध्यान दें। फिर अगला जो मानचित्र है वो 1 नवंबर 1956 का है। भूतपूर्व रियासतें और अन्य राज्य हैं इसमें, पहले की रियासतें और जो राज्यों का गठन है वो है। और फिर उसके बाद 1975 में भारतीय राज्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है, देखें। और आज वर्तमान में फिर से ये नक्शा बदल चुका है, मानचित्र बदल चुका है। एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है इसी मानचित्र के साइड में, जरा उसको भी पढ़ लें। चित्र 5 खा है 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया और 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। भूतपूर्व रियासत कहा गया, यानी कि जब तक मानचित्र में इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया, हालांकि ये रियासतें खत्म हो गई थी, हरा दी गई थी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें हैदराबाद की बहुत बड़ी रियासत है। ये 3 रियासतों पर बाद में कार्रवाई हुई, एक यहाँ सौराष्ट्र में और एक ही जम्मू और कश्मीर की रियासत और एक हैदराबाद की जो काफ़ी बड़ी है। ये तो भाषा के आधार पर हमने टॉपिक पढ़ लिया। ये राज्यों का गठन जो भाषा के आधार पर बातचीत हुई थी, ये बाद का विषय है कि भाई भाषा के आधार पर विभाजन अच्छा रहा या बेहतर रहा या नहीं रहा। आगे कक्षा 9-10 में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। और हालांकि शुरुआती नेहरू जी और पटेल जी के विचार इसके विपरीत थे, लेकिन बाद में कई विषयों में ये चीज़ देखी गई कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने पर भी देश मजबूत हुआ और विकास की ओर बढ़ा। नेक्स्ट है अब विकास की योजनाएं। भाई राष्ट्र बन गया, संविधान बन गया, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, अब हमें लोगों को तेजी से विकास की ओर ले चलना है, रोजगार देना है, उन्हें जो है समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को जमीन पर उतारना है। इसके लिए क्या किया जाए? तो विकास की योजनाएं बनाना। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं ये आधुनिक मंदिर थे, विकास के आधुनिक मंदिर जिन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, वो थे ये बांध। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया
स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। बांध का चित्र आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए मध्य गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से एक पहला बांध, इसका निर्माण 1960 में किया गया। बांध एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है और एक साथ कई योजनाएं उससे पूरी होती हैं या कई उद्देश्य उससे पूरे होते हैं एक बांध से। चलिए तो हम देखते हैं विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया, प्लानिंग कमीशन। अब बनाया गया एक प्लानिंग कमीशन। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आता है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ना ही ये संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग, नाम है इसका प्लानिंग कमीशन। इसका काम था देश के संपूर्ण संसाधनों का प्लान तैयार करना कि हमें किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना है। कृषि पर, उद्योग पर, रोजगार पर, गरीबी मिटाने वाली योजनाओं पर। तो 5 वर्ष के लिए ये प्लान तैयार करते थे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं आईं और फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन हटाकर नीति आयोग की स्थापना की। अब नीति आयोग काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं, इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। अब यहां इस वर्ड को भी समझें, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन ये मिक्स्ड है क्या, यहां मिश्रित क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भारत आजाद हुआ उस समय विश्व में कई देश आर्थिक विकास की प्रगति कर रहे थे। एक तरफ प्रमुख रूप से अमेरिका और दूसरी तरफ रूस समर्थित यूएसएसआर था और दोनों की विचारधारा में अंतर था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से यहाँ तात्पर्य देखें, यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों, राज्य और निजी क्षेत्र, अमेरिका निजी क्षेत्र को बढ़ावा देता है और यूएसएसआर राज्य को, यानी कि राज्य प्लस निजी, गवर्नमेंट प्राइवेट, या इसे पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं। दोनों की ही उपस्थिति होनी। अमेरिका निजीकरण का यानी कि निजी क्षेत्र को ज़्यादा बल देता है और जबकि रूस यूएसएसआर वो राज्य को, समाजवाद की विचारधारा पनप रही थी। हमने देखा 1930 के दशक में भारत में भी वो विचारधारा आई जो 1917 की रूसी क्रांति थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो, भारत ने जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और भारत में वो व्यापार करने आई, तो ये कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वो लोग व्यापार करने ही आए थे और व्यापार करते करते यहाँ की राजनीति में शामिल हुए और राजनीति से यहाँ के सत्ता के संरक्षक बन गए और हमारे सारे फैसले वो लेने लगे, हम उनके उपनिवेश बन गए। तो अब भारत उन्हीं से आज़ाद हुआ है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर
को फिर से बढ़ावा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, कुछ काम जो निजी क्षेत्र कर सकता है उसको दे दिए गए, लेकिन अधिकतर कार्य राज्य ने अपने हाथों में रख लिए। उसके पीछे कारण यही है। आइए देखते हैं। हाँ, राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार और कौन से उद्योग बाजार या द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था, इस प्लानिंग कमीशन का काम था। हालांकि ये संवैधानिक संस्था नहीं थी और अनेकों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। आगे देखें, पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसमें कृषि पर ज़्यादा जोर था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात यानी कि स्टील जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। भाई स्टील प्लांट, स्टील क्या है कि स्टील से फैक्ट्रियां और मशीनें बनेंगी, यानी कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, नए नए शहर बनेंगे, रोजगार मिलेगा, भारत विकास करेगा। और बांध से भारत की कृषि व्यवस्था मजबूत होगी, भोजन की समस्या समाप्त होगी और साथ में ही बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा, जिससे विद्युत उत्पादन में और वितरण में तेजी आएगी। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस लाइन को इस रूप में समझें कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारी उद्योग, स्टील और इधर बांध निर्माण अगर अभी प्राइवेट हाथों में दे दे तो फिर से अभी तो हम ये बच्चा जो है अभी युवा होना प्रारंभ कर रहा है, फिर से कमजोर हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। हो भी सकता है भाई, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका हैं, वहाँ पे अनिवार्य शिक्षा भारत से बहुत पहले लागू कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य RTE एक्ट 2009 के आसपास होता है और वहाँ 19वीं सदी में ही यूरोप में हो जाता है। खैर, कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। विषय आज भी है, ये विषय आज भी है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा, गौर करेंगे ये प्रश्न आ चुका है, आ भी सकता है। मीरा बहन जो महात्मा गांधी जी की अनुयायी हैं, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। यहाँ उसे शब्द लिखा है मानवता को। भाई मानवता, ह्यूमैनिटी, मिलजुल कर रहना, प्यार, विश्वास, श्रद्धा, एक दूसरे का साथ देना। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, जरा इस बात पर गौर करें। आपको ऐसा लगेगा कि ये बात वाकई में सच होती जा रही है और आने वाला समय और भी। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे तो उनमें यही दिखाया गया, पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पृथ्वी पर हवा जो है रहने लायक नहीं है। और दिल्ली या महादिल्ली जैसे महानगरों में तो हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है कि बच्चों का और जिन्हें सांस की दिक्कतें हैं उनका, बुजुर्गों का रहना बहुत ही मुश्किल है और जो युवा लोग हैं मजबूरी है काम करना। तो देखें क्या वक्तव्य कहा है इन्होंने, मीरा बहन ने, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे
यानी किसी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी, आखिरकार तबाही ही मिलेगी। ये बात आपको सत्य प्रतीत हो सकती है। किसने कही है ये याद रखेंगे, ये हैं मीरा बहन, जो गांधी जी की अनुयायी हैं। ये बात आपको 100% सत्य प्रतीत होगी। वर्तमान समय एआई का है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, और जिनके पास जितना पैसा है, टेक्निकली पैसे को खोते जा रहे हैं। बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, आर्मी अफसर हैं, न्यायालय से जुड़े हुए हैं या किसी टेक कंपनी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो जा रही है। आम आदमी की तो बात ही छोड़िए। भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। नैतिक रूप से, एक तो स्वस्थ हेल्दी जीवन, और नैतिक रूप से, नैतिक रूप का मतलब है यहाँ पर सही गलत में हम सही राह चुनेंगे, से सभ्य प्रजाति। सभ्य का मतलब यहाँ पर है कि हम इस तरह का जीवन जिएं कि सभी का आदर करें, अपने से छोटे का भी, सभी जीव जंतुओं का भी, प्राणी और इस पृथ्वी पर उपस्थित गैर प्राणी जगत, उसका भी हम आदर सम्मान करें। तो ये आप याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार का एक बॉक्स है, भाई स्टेटमेंट दे सकता है वो कुछ भी, इसे भी देख लें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था। ये जो पंचवर्षीय योजना है, जो प्लानिंग कमीशन बनाता था, ये यूएसएसआर में अपनाया गया था, जो कि समाजवाद का एक तरीके से पुरजोर समर्थक था। तो भारत ने वहीं से पंचवर्षीय योजना बनाने का फैसला किया था। देखिए, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का एक उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में निहित योजना को ऐसा जीवंत, गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। पूरे स्टेटमेंट का जोर ये है कि जो प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इनकी विशेषताओं के आधार पर जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उस पर ध्यान दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योजना आयोग में भारत ही नहीं, विश्व के जितने इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ बाल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर जो मॉडल तैयार करे थे, उन सब का, उसमें से बेस्ट का यहाँ पे उपयोग किया गया, ताकि भारत तेजी से विकास कर सके। अब नेहरू जी उस विकास में सभी को सहभागी बनाना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने प्लानिंग तो बना दी, वो ठंडे सिर्फ अक्षर हैं, लिखे हुए अक्षर हैं, लेकिन उनको जीवंत बनाने का काम हमारा है, हम सभी का है। आज भी यही बात है। सरकार कोई भी योजना बनाए या विकास का कोई भी खाका तैयार करे, तो उसमें लोगों की भागीदारी अहम है। अब एक चित्र और है, चित्र नंबर 8, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू। भिलाई स्थित
इस्पात कारखाने की स्थापना यानी कि स्टील कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यूएसएसआर, इसे आप ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ, रूस और उसके सहयोगी देश। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में आए तो तुरंत समझ जाएं कि भाई 1959 में भिलाई स्टील प्लांट किसकी मदद से है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। तो ये हमारा टॉपिक विकास की योजनाएं, प्लानिंग कमीशन 12 योजनाएं लेकर आए और 2015 के बाद से नीति आयोग काम कर रहा है। नई सरकार ने इसको हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया। इसकी बहुत बेहतरीन पंचवर्षीय योजनाएं थीं, कुछ खूबियां भी थीं तो कुछ कमियां भी थी। कमियां ये थीं कि जो राज्य सरकारें थीं उनके साथ तालमेल नहीं बन पाता था, खासकर जो केंद्र सरकार से अलग राज्य सरकारें बनी हुई थी उनकी शिकायतें रहती थी प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से उन राज्यों को जो है अनुदान प्रदान कराया जाता था, पैसों का बंटवारा किया जाता था। केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती थी उस टैक्स को राज्यवार बांटा जाता था। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त था, उन्हें ज़्यादा धनराशि दी जाती थी। चलिए अब बात करते हैं विदेश नीति की। भाई अब हम संप्रभु हैं, यानी कि अपने फैसले स्वयं से ले सकते हैं। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध हमारे अपने फैसलों पर निर्भर होंगे, भारत के हितों पर। अमेरिका को देखो, अमेरिका की अगर खासकर फिल्में देखेंगे आप, अगर उसका एक आदमी पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे फंसा हो वो पूरी ताकत लगा देता है। उनकी पॉलिसी ऐसी है, अगर वो कहीं मंगल पे भी फंस जाएगा तो भी वो पूरी ताकत लगा देगा। और दूसरे देशों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैंने बात कही, वापस आ जाता हूँ मैं। तो देखिए, एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में चित्र 9 और चित्र 10 के साइड में कुछ लिखा है, पहले उसे भी पढ़ लें चित्र 9 को। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई। यहां वर्ड आया है गुट निरपेक्षता, भारी भरकम शब्द है हिंदी का। गुट प्लस निरपेक्षता। अगर इसे एक साथ पढ़ेंगे तो समझ ना आए। गुट का मतलब है यहाँ ग्रुप और निरपेक्षता का मतलब है अलग रहना, किसी भी गुट के पक्ष में नहीं रहना, उनसे अलग रहना। भाई हम स्कूल में गए या फिर ऑफिस में गए, कुछ लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, एक समूह दूसरा समूह आपस में बैठ के खाना खाता है, इसे गुट कह सकते हैं। ऐसे स्कूल में भी क्लासेस में बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, दूसरे बच्चे दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही ये पूरी दुनिया दो गुटों की ओर चली गई, एक गुट अमेरिका का और एक गुट यूएसएसआर रूस का, एक गुट पूंजीवादी समूह की तरफ, एक गुट समाजवादी समूह की तरफ। दो विचारधाराओं में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में बट गई। पूरी दुनिया ना कहूं बल्कि दो देश, जो दो महाशक्तियां थीं जो उभरी थीं, वो अपनी विचारधारा से देशों को जोड़ना चाह रहे थे और कुछ अपनी विचारधारा से, यूएसएसआर अपनी विचारधारा से जोड़ना चाह रहे थे। लेकिन भारत ने जो रास्ता अपनाया, भाई किसी भी गुट के साथ नहीं, अपना हित और ऐसे देशों को साथ में रखने की भी कोशिश की, तो उन्हें गुट निरपेक्षता संगठन कहा गया। उसी का ये चित्र आप यहाँ देख पा रहे हैं। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित
की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएन कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस, यूएन 1945। यूनाइटेड नेशंस का गठन इसलिए किया गया था कि युद्ध से जो पूरी दुनिया को क्षति पहुंची थी, उस क्षति को दूर किया जाए और राष्ट्रों को फिर से खड़ा करने में मदद की जाए। अभी अपने शैशव काल में थी, यानी कि अभी भी शुरुआत हुई थी इसकी, बना ही था। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध, शीत युद्ध, शीत का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी कि दो विचारों में गुट बट गए, आपस में लड़ाइयाँ नहीं हुई लेकिन लड़ाई जैसी स्थिति बनी हुई थी, इसे शीत युद्ध कहा जाएगा। भाई एक तरफ सास ने मुंह फुला रखा है और एक तरफ बहू ने मुंह फुला रखा है, दोनों घर में ही रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन मुंह फूला फूली चल रही है, तो इसे आप शीत युद्ध कह सकती हैं। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे। औपनिवेशिक साम्राज्य से तात्पर्य है कि भाई यूरोपियन और कुछ यूरोपीय जो मजबूत देश थे, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो उपनिवेश बना रखे थे, अब उन्हें वो स्वतंत्र कर रहे थे। जैसे ब्रिटेन ने भारत को कर दिया, चीन स्वतंत्र, यहाँ श्रीलंका स्वतंत्र, पाकिस्तान तो भारत से अलग होकर बना उस समय, यही वो समय था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन, जो हमारा देश है भारत, के विदेश मंत्री भी थे। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी हो गई। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। विदेश नीति का मूल आधार था गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने हित और फिर पूरी दुनिया का हित का ध्यान रखना। मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत, यहाँ 4 देशों के नाम लिखे हैं, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना और भारत। 5वां के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो। सैनिक गठबंधन से तात्पर्य है भाई लड़ाई नहीं हो रही, हथियार पे हथियार बनाए जा रहे हैं, उनका जखीरा इकट्ठा किया जा रहे हैं, किस देश में सैनिक अड्डा बना रहे हैं, कभी उस देश में सैनिक अड्डा बना रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। ये इस बात को भी समझे, भाई गुट निरपेक्ष तो हैं, हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अपने व्यापारिक हित नहीं रखेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे। हम उनसे अपने देश के हित की सारी बातें करेंगे, जो देश के फायदे में चीजें होंगी उनको ग्रहण भी करेंगे। भारत, अमेरिका और रूस दोनों से ही जब जरूरत पड़ेगी तो बात करेगा और उनसे अपने देश के लिए मदद भी लेगा। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। यानी कि उस जो एक दबाव बना हुआ था, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसको टालने का प्रयास भी कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। भारत उस समय चीन से भी युद्ध हुआ, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ और दूसरे देशों में भी युद्ध हुए।
1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे, लेकिन ऊपर जो 5 देशों के नाम आए हैं आप कोशिश करें कि याद कर लें। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी इनकी, उस चित्र 10 में दिखाया गया है। बाडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन नए बने राष्ट्रों ने देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह से जारी रख सकते हैं। यानी कि भाई हम स्वतंत्र हो गए, अब जो हम फैसले ले रहे हैं उस पर यूरोपीय देशों का असर नहीं होना चाहिए, संप्रभुत्ता होनी चाहिए, हमारे फैसले खुद के होने चाहिए। ये चर्चा यहाँ हो रही थी 1955 में। अब हमारा विदेश नीति का पार्ट भी पूरा हो जाता है। अब बात आती है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद की कहानी कि 60 वर्ष बाद भारत में क्या स्थिति है। हालांकि इस पेज को बदल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चला आ रहा है। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। देखिए आज 2026 है, ये 2007 से भी करीबन 18-19 साल हो रहे हैं और इन्हें और जोड़ लें 60 में तो एक तरीके से 80 साल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है भारत की। भारत एक मजबूत राष्ट्र है। जब नवनिर्मित हुआ था तो नए संविधान की रचना हुई थी, उस संविधान की बदौलत भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है। ऐसी कल्पना अंग्रेजों ने और विदेशी शक्तियों ने नहीं की थी कि भारत इतने लंबे समय तक एक राष्ट्र के रूप में रह पाएगा। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है, बिल्कुल है, 100% है। अनेकों कमियां होने के बावजूद है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों यानी कि ऑब्जर्वर्स का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जितने ऑब्जर्वर थे, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, उनका ऐसा मानना था। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऐसी कल्पनाएं भी करते हैं, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश को इतनी मजबूती से एकजुट बांधे हुए है कि उस संविधान में लंबे समय के संघर्षों के आदर्श हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों के खून और पसीने से बना है वो, और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, वो 50-100 साल की नहीं है, सदियों पुरानी हैं, जो हमें भारतीय बनाती हैं। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं, बल्कि 15 के आसपास हो चुके हैं, और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस जो चौथा स्तंभ मानी जाती है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो समय है, प्रेस और न्यायपालिका पर लोग सवाल उठाते जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसे न्यायाधीश और ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका और जो मीडिया है बिल्कुल स्वतंत्र है। बस ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, और न्यायपालिका तो अपना काम कर ही रही है। इसके अलावा यहाँ के लोग की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। यानी कि भाषाओं का अलग होना और कई धर्मों के लोगों का एक साथ रहना, ये हमारे लिए राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाती है, ना कि उसकी रुकावट है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और
भेदभाव से जूझ रहे हैं। इस लाइन को आप इस रूप में समझिए, ये बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। किताब में आदर्श बातें लिखी होती हैं, ऐसे 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 ये विशेषताएं हैं, लेकिन कमियों की तरफ भी ध्यान बच्चे का ले जाना है। ये सोशल साइंस की पेडागॉजी है। आप अच्छे से समझ लें, मैं अभी इसे चैप्टर बुक की शुरुआत में इन्हीं बातों को दर्शाया गया है कि भाई नागरिक शास्त्र से किताब का नाम सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्यों रखा गया। तो नागरिक शास्त्र में संस्थाओं के कामकाजों को बताया गया था, लेकिन वर्तमान पुस्तक आदर्शों के साथ साथ यथार्थ यानी कि वास्तविकता, सच्चाई पर भी बात करती है। जो कमियां हैं उस पर भी बात करती है, और छात्र को ऐसा नहीं कि कमियों को ही छात्र के ऊपर छोड़ देती, नहीं, कमियों को दूर करने की सकारात्मक सोच छात्रों को देती है कि कमियां तो हैं लेकिन हम प्रयासरत हैं और आने वाले समय में हम इन कमियों को दूर करेंगे और एक नई राह चलेंगे। तो बच्चों, ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव हो चुके हैं, और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास में भारी फायदा हुआ है, बिल्कुल फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। ये हमें दोनों तरफ ध्यान रखना है, और हम बच्चों को जब सोशल साइंस पढ़ाते हैं और इससे अवगत कराते हैं तो बच्चे पॉजिटिव, सकारात्मक वे में इस समस्या का समाधान खुद से निकालने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में जब वो शिक्षित होकर समाज में कार्य करेंगे तो उन्हें ये चीज़ें पता है, उन्हें दूर करने का प्रयास भी करेंगे। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। कहने का मतलब कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हम विफल हुए हैं, हम सफलता की ओर हैं। और बच्चों में ऐसे आशावादी विचार ही हमें पहुंचाने हैं जिससे कि वो इन समस्याओं के समाधान में अपनी ऊर्जा को लगाएं और नए भारत की तस्वीर बनकर उभर कर सामने आए। गरीबी दूर हो, गरीब और अमीर का फासला दूर हो, असमानताएं कम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहे, निरंतर प्रयास लगातार चलता रहेगा। समाज के विभिन्न वर्गों में बच्चे आगे बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे, और जब ऐसे पदों पर पहुंचे, ऐसी स्थिति में पहुंचे, तो वहां संवैधानिक आदर्शों को पूरा कर दिखाएं। धन्यवाद।